गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में चले आज का टॉपिक है मॉडल शैल। ठीक, इसके पूर्व 2 क्लास हो चुके हैं। पहले में क्या था, मॉडल एग्जिस्ट होता क्या है उसकी जानकारी लिए। दूसरे में मार्जिनल मॉडल एग्जिस्ट के बारे में पढ़ेगा। अब कुल मॉडल की संख्या 13 होती है। 1 बाय 1 एक मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है पूरे संपूर्ण इंग्लिश लैंग्वेज में। किसी भी मॉडल, मतलब एक मॉडल हम लेंगे, पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बता देंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ। तो क्या करेंगे, अच्छा नॉलेज लेना है तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे आप, ठीक ना। आधा अधूरा अगर आपको कंपटीशन देना है, कंपटीशन बिट करना है तो पूरा देखिए। थोड़ा बहुत नॉलेज लेने वाले हो तो चलेगा, आधा अधूरा भी चलेगा, जैसे मर्जी आपकी, ठीक ना। वीडियो बनाना यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जी कोर्स उपलब्ध कराना हमारा काम है। पढ़ना जैसे आपकी मर्जी पढ़िए, ठीक है। तो पहले हम मॉडल लेते हैं क्या जी, यूज ऑफ शैल। ठीक, कहाँ पर यूज ऑफ शैल इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं तो ग्रामर पढ़ना पड़ता है। शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, ठीक। तो इनसे संबंधित जितने रूल्स हैं, ठीक ना, सब 1 बाय 1 हम बता देंगे। चले हम शुरू करते हैं रूल 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रूल 1 की बात करते हैं। अब देखिए, शैल का प्रयोग सामान्यतः किसके साथ, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी के साथ होता है। तो वन टाइम में एक ही से होगा, या तो आई के साथ या तो वी के साथ, ठीक। तो रूल क्या है, शैल का प्रयोग देखिए कहाँ होता है। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस की सभी काइंड्स, क्या भैया, सभी भेद या ऑल काइंड। हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो चलेगा, हिंदी इंग्लिश का खिचड़ी है जी। फ्यूचर टेंस के सभी काइंड्स। अब सवाल उठता है कि फ्यूचर टेंस का सभी काइंड, सभी तो मैं टेंस पर बनाया नहीं वीडियो। तो देखो, टेंस कुल 15 होते हैं। पहली नज़र में टेंस 3 तरह के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इनके 4 काइंड्स होते हैं, इंडिफिनिट का कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 तिहाई 12 वो हो गए, और 3 जो मुख्य काइंड्स हैं, कौन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इस तरह से 12 3 15। तो एक में कितने हो जाएंगे, 5 काइंड्स, 5 तिहाई 15। यानी प्रेजेंट टेंस पहले आएगा, तब प्रेजेंट इंडिफिनिट, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट, इसी तरह फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस लिखने का क्या मतलब हुआ, क्या, नॉट या नो, जैसे भी बोलते हो स्पोकन में। बहुत जगह नॉट लगता है, बहुत जगह नो लगता है।
नॉट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस का मतलब सिर्फ फ्यूचर टेंस, काइंड्स यहाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आगे मैं कह रहा हूँ फ्यूचर टेंस। यहाँ पर क्या छूट गया है, शैल का प्रयोग आई वी के साथ फ्यूचर टेंस के सभी काइंड्स। तो जब सभी काइंड्स हो गया तो यानी 4 काइंड्स हो जाएगा, और खुद इसमें भी यानी 5 में। तो फ्यूचर टेंस के सभी काइंड्स, ठीक ना, में एक्टिव सेंटेंस, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एक्टिव सेंटेंस। अब एक्टिव सेंटेंस क्या है, जिसे तुम एक्टिव वॉइस कहते हो। क्या कहते हो, यानी एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाला सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस। पहली वीडियो है तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर तब आप जान जाओगे, सीक्वेंस में आओगे तो फास्ट हो जाएगा। तो एक्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाला सेंटेंस ही एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो के सभी काइंड्स में एक्टिव सेंटेंस के निर्माण में होता है। अब ध्यान देना, तो एक्टिव सेंटेंस के निर्माण में अगर आप आई वी के साथ शहर का प्रयोग करते हो तो जानते हो सेंटेंस क्या बनेगा, ऑर्डिनरी बनेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, ऑर्डिनरी सेंटेंस। ऐसी दिशा में होता है, ठीक, ऐसी पहली दिशा में वाक्य ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है। नॉट एन इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक सेंटेंस, ठीक, बोलचाल में नो इम्फेटिक सेंटेंस। अब ऑर्डिनरी का मतलब साधारण नहीं, सामान्य बात। साधारण के लिए तो आप क्या करोगे, सिंपल का प्रयोग करोगे, सिंपल सेंटेंस, साधारण, ठीक है। ये ऑर्डिनरी, सामान्य। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर हम 5 टेंस यानी फ्यूचर टेंस का जो 5 काइंड्स है सब ले लेते हैं, यानी 5 फ्यूचर टेंस का निर्माण ही शैल और विल के साथ होता है। अगर शैल विल ना हो तो फ्यूचर टेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम केवल शैल की बात करते हैं। शैल का प्रयोग करना है इस रूल में तो आई वी के साथ करेंगे, और सेम रूल में आई और वी को छोड़ करके शेष सभी करता ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हो जाता है। बस यही अंतर है। तो विल पर जब वीडियो बनेगी तो सेम यही रूल आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ कंपेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि रूल्स की संख्या क्या है, कम और अधिक है, तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। शायद और विल को एक साथ पढ़ाने में क्या हो जाएगा, मामला फंसेगा। हाँ, चर्चा जरूर कर दूंगा। यानी विल का प्रयोग अगर करना है तो सेम इसी रूल में आई वी को छोड़ दीजिए, शेष सभी कर्ता को ले लीजिए, तो विल का प्रयोग कर दीजिए। निर्माण किसका होगा, ऑर्डिनरी सेंटेंस का होगा। तो मौखिक सुनते चलिए। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ही, अगर ही विल कर देते हैं तो विल का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर नियम क्या है हमारा, आई और वी से बना हुआ है, इसलिए आप ही नहीं लिख सकते, ठीक ना। यही अंतर बताना है, तो आप ही नहीं लिख सकते हो इस रूल में। लेकिन इसी रूल में अगर ही लिखोगे तो आपका क्या विल के प्रयोग में चले जाओगे। तो हम लिखेंगे कल आई शैल बी रिच। अब यहाँ पर अगर मेरे स्टूडेंट हो
बन चुके हो, नहीं भी बने हो तो जल्दी बन जाओ, देर हो रही है। समझे भैया, मतलब समझ गए होगे, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहता हूँ, क्या कहता हूँ जी, स्टूडेंट बनने को कहता हूँ। तो चाहे सब्सक्राइब करके पढ़ो और चाहे न करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक। तो यहाँ पर किस क्रिया का प्रयोग आप कर रहे हो, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग कर रहे हो पेयर इंफिनिटिव के रूप में। तो लिंकिंग वर्ब वाली वीडियो देख लेना। यहाँ पर ये शैल क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देना। और ये है आपका लिंकिंग वर्ब जो किसका काम कर रही है, बोलो, मेन वर्ब का काम कर रही है ना। तो दोनों मिलकर ये फुल वर्ब होगी। ये बात पुरानी हो चुकी है, बात पुरानी, इनकी चर्चा आपको नहीं करना, ये वर्ब के चैप्टर में जाइए, बस टेंस बताना है। तो जानते हो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग, टू बी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में होता है। तो इस तरह से ये हमारा टेंस क्या हो गया, बोलो, फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। मीनिंग लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, मैं धनी हूँगा, होऊंगा या बनूंगा। मैं, बोलो, मीनिंग क्या होगी, मैं धनी हूँगा भविष्य में। क्रिया बी का अर्थ क्या होता है, होना, रहना, बनना, होना, रहना, बनना। तो होना से हूँगा और होना से, बोलो, होना से होगा और बनना से बनूंगा, ठीक। तो किसका निर्माण हुआ, एक्टिव सेंटेंस का, और वह एक्टिव सेंटेंस क्या है, ऑर्डिनरी है। वह एक्टिव सेंटेंस क्या है, ऑर्डिनरी है। एक्टिव पैसिव तो जानते ही हो, ठीक। यहाँ हम एक्टिव सेंटेंस ही बनाएंगे। अब जहाँ पैसिव है वहाँ बना करके दिखा देंगे। तो पैसिव सेंटेंस कहाँ बनेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव नहीं बनता है और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनता है और ना ही फ्यूचर टेंस में बनता है। तो ये शुरू का फ्यूचर टेंस है जहाँ लिंकिंग वर्ब टू बी अथवा लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कुल 15 टेंस होते हैं। आप अगर 12 पढ़ते हो तो भूल जाओ, 12 को कैसे भूल जाओगे तो काम चलेगा, प्लस कर लो। 12 यानी 12 + 3 उनके जो जन्मदाता हैं पाप, तीनों टेंस मुख्यतः 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चूंकि अभी वीडियो नहीं बनी है इसलिए चर्चा कर दे रहा हूँ। फिर इनके तीनों के 4-4 बेटे, ठीक। तो 4-4 बेटे हो गए तो 4 के 12 बेटे हो गए ना, और ये 3 बाप, ठीक ना, 15 हो गए ना। और दादाजी टेंस बैठे हुए हैं, सबके दादा, ठीक ना। तो इस तरह से ये इसका अनुवाद हुआ। कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस, नॉट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब हम एक सेंटेंस दे दिए, इसी पर हम आई की जगह बी भी तो कर सकते हैं, वी शैल बी रीच, हम धनी हो गए, ठीक ना। अगले हम टेंस में चलते हैं। कौन सा टेंस भैया, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक ना। I shall go to आगरा tomorrow। अब देखो क्रिया कौन सी आई, डूइंग वर्ब। जब एक्शन वर्ब आ जाती है, कौन सा वर्ब भैया, एक्शन वर्ब, देख रहे हो ना, एक्शन वर्ब। यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है यानी डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है। और डूइंग वर्ब यहाँ पर क्या है, इंट्रांसिटिव है। और ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, और ये हेल्पिंग वर्ब का, दोनों मिलकर फुल वर्ब कहलाएंगे। तो जब डूइंग वर्ब आ जाता है तो वहीं से इंडिफिनिट शुरू हो जाता है। तो बोलो, गागेगी के साथ, अब शैल के साथ डूइंग वर्ब आएगा, विल के साथ तो शुरू हो जाता है क्या। दूसरी बात, एक चीज और बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या, शुरू का
जो मॉडल एग्री में जो पहली वीडियो स्ट्रक्चर बनाया, कुछ 4 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक ना जी। एक्टिव में 2 स्ट्रक्चर और पैसिव में 2। तो एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है क्या, मॉडल शैल आर्टिक विल प्लस बी, शैल आर्टिक विल प्लस बी। और दूसरा क्या है जी, शैल क्या है, एक स्ट्रक्चर और, तो यहाँ पर शैल का हम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं। जब पैसिव करोगे तब वहां पर है कि मॉडल प्लस बेयर पीटी, पहला स्ट्रक्चर, तो उसका हमने पैसिव बनाया तो क्या कर दिया है, मॉडल प्लस बी प्लस क्या पास्ट पार्टिसिपल। तो हम इंडिफिनिट में जाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब के साथ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल हमने किसका लिया है, इंट्रांसिटिव का। तो ये सेंटेंस तो एक्टिव में है ना, बोलो ये भी एक्टिव है। तो एक्टिव सेंटेंस 5 में बनेंगे, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस 5 में बनेंगे। लेकिन पैसिव 2 ही में बनेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस 2 में बनेगा। तो यहाँ तो इंडिफिनिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पैसिव बन सकता है, लेकिन क्रिया कौन होनी चाहिए, ट्रांसिटिव होनी चाहिए। यहाँ क्रिया हमने क्या लगाया, इंट्रांसिटिव। तो इंट्रांसिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है भैया, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका तो पैसिव नहीं बनेगा ना, तो स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लेना, समझा भैया। मॉडल का जो पहली वीडियो है, स्ट्रक्चर नहीं अगर देखा रहोगे, लिंक में नहीं आओगे तो जो मेरा भैया पढ़ाना आपको नहीं समझ में आएगा। तो जानते हो क्या करोगे, डिसलाइक। अरे जहाँ 20 30 लाइक है, हैं वहाँ एक तो डिसलाइक। इसका मतलब जानते हो, या तो तुम द्वेष में कर रहे हो या तो तुम बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तुम्हारे पास भेजा है ही नहीं, ईश्वर ने दिमाग दिया ही नहीं। सीधा मैं बोलता हूँ वीडियो पर जो बोल रहा है, और कोई शब्द नहीं बोलूँगा। मूर्ख हो और कुछ नहीं हो, समझे। या तो देश में कर देते हो डिसलाइक, या तो तुम्हारे पास भगवान ने भेजा ही नहीं दिया। अरे सिस्टम में आओ ना, क्यों नहीं अंग्रेजी समझ में आएगी। डायरेक्ट वीडियो खोल के देख रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक ने कभी कमेंट किया था कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे काहे नहीं आ रहा है, बिच्चे में से खोलोगे तो कैसे समझ में आएगा। सीक्वेंस में आओ, भाषा विज्ञान है, शुरू से वीडियो देखो, पानी की तरह, ठीक है ना, बहेगी इंग्लिश लैंग्वेज, गंगा के पानी जैसे, समझे। तो यहाँ क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं ना बनेगा पैसिव। तो ये एक्टिव तो ही है, एक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ये बोलो भैया, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव सेंटेंस है, ये फॉर एक्टिव। फ्यूचर टेंस में क्रिया लिंकिंग वर्ब के साथ तो पैसिव बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बनेगा तो इंडिफिनिट में, और इंडिफिनिट में बनेगा तो किसके साथ, ट्रांसिटिव के साथ। तो ये नहीं बना। तो अब बताओ इसका ट्रांसलेशन क्या हो रहा है। हर जगह ट्रांसलेशन लिखूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। मैं कल आगरा जाऊंगा, बोलोगे कि नहीं। मैं कल आगरा जाऊंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है, एक्टिव सेंटेंस। अब आपको लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है ना। हिंदी हर जगह हिंदी लिखूंगा तो काम फंसेगा, वीडियो का टाइम बढ़ेगा, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब चलिए अब हम सेंटेंस को बढ़ाते हैं कहाँ भैया, इसी में फ्यूचर इंडिफिनिट में एक्टिव सेंटेंस ऐसा जिसका पैसिव सेंटेंस बनाया जा सके, यानी वीडियो नंबर 1 में आपको हम ले जा सके। तो वीडियो नंबर 1 में ले चलते हैं, ठीक ना। आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। मैं एक पत्र लिखूंगा। बोलिए टेंस क्या है, बोलिए टेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट। नीचे वाले को नहीं शायद लिखे थे यहाँ पर। अरे भैया एक्टिव था वो, पढ़ा लेना। कौन सा टेंस, एक्टिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट, हाँ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ा लेना।
नीचे वाले लास्ट वाले, यहाँ भी वही सेंटेंस क्या है, बोलो। सेंटेंस है एक्टिव, कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। यहाँ क्या था, गो मिटा दिया, गो था ना, गो इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ क्या हो गया, राइट अ लेटर, गो के बाद क्या था, टू आगरा टुमारो कम्प्लीमेंट। अब ये लेटर है ऑब्जेक्ट और ये क्या हुआ, ट्रांसिटिव वर्ब, बोलो इसका तो पैसिव बन गया। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव बनाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को देखो ये सब्जेक्ट है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा, मॉडल, मॉडल है कि नहीं मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो आपको करना क्या है, देखिए वॉइस का चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। क्रिया का कर्ता, ध्यान दीजिएगा, क्रिया का कर्ता आई है और ये सब्जेक्ट है ना। अब क्रिया का ऑब्जेक्ट लेटर है, ऐसी बात, क्रिया का सब्जेक्ट क्या है भैया, आई है, और क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या एक्टिव से पैसिव में तुम चेंज करोगे, तो बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऐसा संभव है, नहीं जी, नहीं संभव है। क्रिया का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही रहेगा, अब क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में ए फॉर एक्टिव वॉइस या ए फॉर एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी क्रिया कहती है कि सब्जेक्ट जी आप हमारे पहले बैठिए, अर्थात आप हमारे सामने बैठिए। और पैसिव में क्या होता है, क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो ये कहता है कि भैया सब्जेक्ट बहुत दिन तक बैठ लिया आगे, अब ऑब्जेक्ट को बैठने दो, किसको बैठने दो, ऑब्जेक्ट को बैठने दो, तुम थोड़ा पीछे चलो। तो क्या पीछे जाने से वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नो, वो सब्जेक्ट ही रहेगा, केवल स्थान बदल जाता है, पीछे चला जाता है क्रिया के, इसलिए लोग बोल देते हैं क्या जी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। अरे सब्जेक्ट कभी ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है। अब कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन सकता है, हाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, किसका, सेंटेंस का, ना कि क्रिया का, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा किसका, सेंटेंस का, ना कि वर्ब का। अब चलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, नो, ना तो वो सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। वीडियो बढ़िया सुनो, अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का, क्रिया का होता है, और सब्जेक्ट क्रिया का भी होता है और पूरे वाक्य का भी होता है। यहाँ पर आई क्या है, बोलो, क्रिया का सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन पूरे वाक्य का भी सब्जेक्ट है, बोलो है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट इस प्रेडिकेट भाग का भी सब्जेक्ट है, अर्थात पूरे सेंटेंस का भी है और इस क्रिया का भी है। तो अब इसे क्या कर दोगे, क्रिया का ऑब्जेक्ट बना दोगे, नेवर। अगर कोई ऐसा पढ़ाता है तो बेवकूफ़ है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, ठीक ना, उसे ज्ञान नहीं है। तो अब इसको क्या करो, पीछे जब ले जाओगे तो इसका नाम पड़ जाएगा एजेंट, जानते हो, एजेंट। कोई व्यक्ति स्वयं अपना काम करता है और कोई व्यक्ति अपना काम एजेंट द्वारा करवाता है, दूसरे द्वारा करवाता है। तो क्रिया कहेगी कि अरे तुम मुझे क्रियान्वित तो करते हो, क्रिया कहती है सब्जेक्ट से, तुम मुझे क्रियान्वित तो करते हो, आज तक तुमने किया है, हाँ,
मेरा भी सब्जेक्ट हो और वाक्य का भी सब्जेक्ट हो। अब ऐसा करो, वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को बैठा दो। किसको बैठा दो? वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को बैठा दो, लेकिन कार्य तुम ही करना, पीछे से करना, ठीक ना? पर्दे के पीछे काम तो तुम ही करोगे। तो इसने क्या किया? अ लेटर, समझ में आया? अ लेटर, क्रिया ने किसको प्रधानता दे दिया? लेटर को। भैया अब तुम बैठो, अब बोलिए। तो लेटर जैसे लिखोगे, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो वीडियो तो शहर को बन रही है ना, लेकिन अब लेटर और रिमेनिंग अदर सब्जेक्ट्स, हमने बताया था ना कि सेम रूल में अगर विल का प्रयोग कर दोगे तो भी ऑर्डिनरी सेंटेंस ही बनेगा। तो अब यहाँ पर आई की जगह सेंटेंस का, क्रिया का नहीं, ये क्रिया का तो ऑब्जेक्ट अभी भी है। तो क्या हुआ भैया? अ लेटर विल हो जाएगा, शायद की जगह क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। अब इसको क्रिया ने क्या कहा? तू एजेंट का जाके काम कर भैया। क्रिया का ही वो करता है, कार्य अभी भी इसके द्वारा ही हो रहा है, लेकिन प्रधानता मिल गई किसको? ऑब्जेक्ट को। अरे बाई मी। अब इसका स्थान देखिए, फ्रंट पर रहने के कारण क्रिया ने प्रधानता दिया कि तुम सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर ही बैठो। तो नॉमिनेटिव केस आई, और क्रिया ने प्रधानता इसको दे दिया कि तू सब्जेक्ट के स्थान पर बैठो। तो क्या क्रिया का कर्ता बदल गया? नहीं, क्रिया का कर्ता अभी भी आई है और क्रिया का ऑब्जेक्ट अभी भी लेटर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फर्क यही हुआ है कि यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर उसको स्थान मिल गया। किसको जी? ऑब्जेक्ट को। बस इतना ही अंतर है। और इसको क्या किया गया? एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो ये बाई प्लस एजेंट इसको बोला जाता है। बाई प्लस, अरे मी को क्या बोला जाएगा? एजेंट, ऑब्जेक्ट नहीं। बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। अब ऑब्जेक्ट क्यों लोग बोलते हैं, इसका कारण बता देता हूँ। जब यह आई फ्रंट पर था तो नॉमिनेटिव केस में था, क्योंकि वो वाक्य का भी करता, क्रिया का भी करता और वाक्य का भी करता। अब यही आई जब पीछे जाता है तो क्रिया का कर्ता तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वाक्य का कर्ता नहीं रह जाता है। तो क्रिया के पीछे जाने के कारण इसकी केस बदलकर ऑब्जेक्टिव हो जाती है, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाने के कारण ही लोग बोल देते हैं क्या? बाई प्लस ऑब्जेक्ट बोल जाते हैं। तो भैया ये सब कन्फ्यूज़न समाप्त कर लीजिए खूब बढ़िया से, और 3 मिनट की वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब समझ गए हैं कि तो भैया वॉइस का चैप्टर खुल गया, चलते हैं जल्दी से, लेट रहा। तो अब क्या करिए, ये देख रहे हैं, अब ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर ये हो गया पैसिव, ठीक ठीक। अभी भी ऑर्डिनरी सेंटेंस ही चल रहा है और टेंस वही है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो इसका जो अर्थ होता है कल मैं पत्र लिखूंगा, ठीक ना? मैं पत्र लिखूंगा, ठीक। अब इसमें क्या हुआ? ले लो वहां से, अरे नहीं, मैं पत्र लिखूंगा। अब इसका पैसिव जब बना तो क्या हुआ जानते हैं? पत्र, यहाँ ये देखिए स्टार्ट यहीं से करिए, कहाँ से? सब्जेक्ट से, पत्र। अब ये अन्य शब्द में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हुआ। हिंदी का नियम पालन करिए। तो हिंदी की क्या सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से, उसके बाद अन्य शब्द आ जाता है, तो पत्र, फिर अन्य शब्द हो गया। ये क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गया। क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गया। तो पत्र मेरे द्वारा, पत्र मेरे द्वारा का लिखा जाएगा, ये होगा ट्रांसलेशन। पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। बोलचाल में भी लिख सकते हो, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, चलेगा? हाँ क्या जी? मेरे द्वारा, क्योंकि हिंदी का कुछ वाक्य सबसे भी तो शुरू होता है। उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे उद्यान में खेल रहे हैं, दोनों सही, ठीक।
लेकिन बच्चे बदल जाते हैं। तो चलो ये तो ट्रांसलेशन में क्या करिएगा, इंतजार करिएगा। मेरे द्वारा पत्र खाली लिखा जाएगा। ये हो गया एक एग्जाम्पल किसका ये फ्यूचर इंडिफिनिट का, एक्टिव और पैसिव दोनों, एक्टिव और पैसिव सेंटेंस। ठीक, तो स्ट्रक्चर मिल जाएगी कहाँ, वीडियो नंबर 1 में। अब हम चलते हैं कहाँ चलते हैं भैया, कैसे सरक गया हो, देखो इसको ऐसे झाड़ दो से फूट दो। हाँ, तो चले अब आगे हम क्या पढ़ाते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस का एग्जांपल देते हैं। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में चलिए कुछ वी पर भी दे, ठीक है ना, वी शैल, ठीक, बी प्लेन, हो गया। इसको जेबे में रोज तो जेबे में रहता था, आज पता नहीं कैसे वहां रखी। हाँ, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक, टुमारो हम कल क्रिकेट, अरे सर ही फुटबॉल लिखा है, हम कल फुटबॉल खेलते रहेंगे। कौन सा टेंस, फ्यूचर का है। पहले बताइए एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव, इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, ठीक ना। तो क्या है टेंस, क्या है बोलिए, हाँ, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है भैया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब हमको दो टेंस बचे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जल्दी करें नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस में पैसिव नहीं बनता। तो वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, हम कल क्या फुटबॉल खेलते रहेंगे। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, ये देखिए, ये मॉडल है और ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है और ये कौन सा है। पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2। ये हो गया मॉडल, एम पर मॉडल, और ये हो गया क्या जी, प्राइमरी का ऑक्सिलरी। कुछ समझ में आया, हाँ। बी का प्रयोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में। पढ़, वीडियो डन हो चुकी है, पढ़िए। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वी शैल, ठीक, ध्यान दीजिएगा, वी शैल हैव, ठीक, वी शैल हैव रेस्ट होम इन टाइम, ठीक। टेंस का नाम बताइए। तो टेंस आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट है। क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट है। हाँ, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस तो एक्टिव ही है, नियम ही एक्टिव सेंटेंस का बता रहा हूँ और ऑलरेडी सब, ठीक ना जी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट में तो पैसिव बनता है। पहले तो अर्थ सुनिए, वी शैल हैव रीच्ड होम इन टाइम, हम समय पर घर पहुंच चुके रहेंगे, हम समय पर घर पहुंच चुके रहेंगे, क्या, ठीक ना जी, पहुंच चुकेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मॉडल है, बोलिए मॉडल है कि नहीं, आइए बोले प्राइमरी है कि नहीं, हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, किस रूप में, बेयर विधि के रूप में। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए, रीच क्या है, इंट्रांसिटिव। तो जब इंट्रांसिटिव है रीच, तो बताइए पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। अब दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ, क्या,
वी शैल है, वी शैल है खाली डन दिस वर्क इन टाइम। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है भैया, सेंटेंस है एक्टिव और टेंस क्या है भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो बनता है ना कब, एक्टिव से पैसिव कब, जब क्रिया होती है ट्रांसफर। हम इस काम को समय से कर चुके रहेंगे। ट्रांसलेशन क्या हुआ, हम इस काम को समय से कर चुके रहेंगे। कब, अच्छा ये छूट गया, चले भैया ये छूट गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ बोलिए, हुआ और ये क्या हुआ सब्जेक्ट है, इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे पैसिव में चेंज करोगे क्या हाल रिमेनिंग सब्जेक्ट बन जाएगा ना, ये सब्जेक्ट बनेगा यानी आईडी को छोड़ करके बाकी शेष को क्या कहोगे, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, शेष सभी करना। तो इसके साथ तो बिल लग जाएगा ना, पहले ही मैं चर्चा कर दिया हूँ, किसी रूल में बिल भी आ जाएगा, तो बिल का हम नहीं बना रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्क, क्या हो जाएगा दिस वर्क। अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, दिस वर्क बिल हो गया। एक्टिव का कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्टिव में दो स्ट्रक्चर, एक था मॉडल प्लस वेब बीडी, एक था मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये बोलो पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं, यानी एक्टिव का दूसरा स्ट्रक्चर, तो पैसिव का दूसरा स्ट्रक्चर बना। एक्टिव के पहले स्ट्रक्चर में आप एडिशनल जो ऑक्सिलरी लगाए हो प्राइमरी बी जोड़े थे, यहाँ पर एडिशनल ऑक्सिलरी जो जोड़ोगे बीन जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे बीन। तो दिस वर्क विल क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बीन हो जाएगा, उसके बाद डन, ठीक ना। अब बताओ यहाँ पर मामला फंसता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि हम बाई अस पहले लगाए और इन टाइम पहले करके बाई अस बाद में ले जाए, ठीक ना। देखो बाई एजेंट का प्रयोग मोस्टली कहाँ होता है, तुरंत क्रिया के तुरंत बाद, अंतर्राष्ट्रीय वर्ग के तुरंत बाद, तो होना चाहिए बी डन बाई अस इन टाइम। लेकिन जब इन टाइम का संबंध और क्रिया का संबंध देख रहे हो ना, यानी कोई एडवर्ब आया हो, ये एडवर्ब के रूप में चाहे टाइमली कर दो, इन टाइम कर दो, या इन टाइम कर दो, या टाइमली कर दो, टाइमली का ये स्थान लिया है, यानी इसका और इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो इसको अलग मत करो, समय से पूरा करने की बात है। तो क्या करो बिन डन, ठीक ना, उसके बाद इन टाइम यहाँ ले आओ, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी मिली, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना। लेकिन जैसे ये सब्जेक्ट बनेगा ये खिसक करके इसके पास हो जाएगा, क्योंकि समय से काम समाप्त, खाली काम करने की बात नहीं है, काम समय से करने की बात है। तो डन इन टाइम बाई अस, ये हो गया हमारा पैसे। तो देखो पैसे का दूसरा स्ट्रक्चर मिला कि नहीं मिला, ठीक। तो इसीलिए सिस्टम में आ जाओ, कहाँ आ जाओ, सिस्टम में आ जाओ। वीडियो नंबर 1 से शुरू करो तब हमारा समझ में आएगा। तो हम चलते हैं, लास्ट हमारा क्या है, सेंटेंस बच रहा है, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस जो बच रहा है कौन सा है, लास्ट टेंस बच रहा है, तो लास्ट सेंटेंस नहीं है भाई, लास्ट सेंटेंस तो नहीं होगा, लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। तो क्या हो जाएगा, वी शैल, ठीक है ना, वी शैल, अब यू का वी शैल हैव बीन,
ठीक ना, बीन, उसके बाद क्या जी ट्रेवलिंग, ठीक ना, वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग, ठीक ना, ठीक, आगरा टुमारो, हम कल आगरा के लिए यात्रा करते रहेंगे या करते हुए रहेंगे। यहाँ पर हुए शब्द आ जाएगा, हुए जुटेगा, क्या जुटेगा, हम लोग या हम सब या हम, तीन अर्थ, हम या हम सब या हम लोग, है जी, कल आगरा के लिए यात्रा करते रहेंगे। कौन सा टेंस आ गया बोलिए, देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, तीन हेल्प की हुआ, यहाँ पर आइए फॉर्म आ गया, तो ये सब चीजें टेंस में मिलेगी। फ्यूचर बोलिए, एक्टिव है कि पैसिव, एक्टिव, कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, क्या कंटीन्यूअस टेंस, ये हुआ, ठीक है। इस तरह से रूल 1 समाप्त। अब हम आते हैं रूल 2 पर। तो सबसे बड़ा रूल यही था, अब हम आते हैं इस पर, ये रूल 2 पर। चलिए अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, शैल के साथ रूल 2 क्या कहता है, रूल 2, ठीक, शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग, ठीक ना, आई एंड वी को, आई एंड वी को छोड़कर, आई एंड वी को छोड़कर, ठीक ना, शेष सभी करता, शेष सभी करता, शेष सभी करता, कुछ में क्या लिखेंगे आप, ऑल, ठीक ना, रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ठीक, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट। ये कोड ले लीजिए, ये कोड ले लीजिए भैया, हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, ए आर यस, ए आर यस, बोलते भी हैं प्रयोग में भी करते हैं। तो आप भी ले लीजिए मेरे स्टूडेंट बन गए, नहीं तो आप कहीं बोल जाएंगे तो नया स्टूडेंट तो नहीं समझेगा, ठीक ना। तो शैल का प्रयोग आई एंड वी को छोड़कर शेष सभी करता, शेष सभी करता के लिए क्या, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट, ठीक ना, के साथ, ठीक ना, के साथ, ठीक, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के, अब ऐसे लिखिए ऑल काइंड्स, सीधे फ्यूचर टेंस के ऑल काइंड्स में, ठीक ना, एक्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव सेंटेंस में किया जाता है, क्या कहता है, एक्टिव सेंटेंस में किया जाता है। अब चलिए यही क्या हो, अभी एक्टिव सेंटेंस में किया जाता है। आप कहोगे इतना तो सेम बात है जो है पहले रूल में भी गुरुजी लिखे थे, यहाँ भी लिख दिया। हाँ जी, जब सेम बातें आई वी के साथ करते हैं तो सेंटेंस ऑर्डरली बनता है, और जब सेम बातें एआरएस के साथ करते हो, अर्थात क्या जी, एक्टिव सेंटेंस में अगर शैल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है तो ऑर्डरली सेंटेंस बनता है, और एआरएस के साथ किया जाता है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता है। ऐसे याद करेंगे, ऐसी दशा में, ठीक ना, ऐसी दशा में, ऐसी दशा में बोलिए
वाक्य। वहां क्या था, अरे वही सेड आईवी के साथ कर देते हो सेड कंडीशन में तो सेंटेंस ऑर्डनरी होता है, और वही सेड जब एआरएस के साथ लगा देते सेड कंडीशन में तो सेंटेंस क्या ऑर्डनरी से चेंज होकर के एम्फैटिक बन जाता है। तो ऐसी दिशा में वाक्य एम्फैटिक सेंटेंस होता है। क्या होता है, एम्फैटिक सेंटेंस होता है। सेंटेंस, ठीक है जी। अब होता है कि हो जाता है, बोलो। होता है, अलग अलग रूल दिखा रहा है ना। सेंटेंस होता है, एक में लिखा दे तो हो जाता, तब लिखते कि हो जाता है। यहाँ क्या लिखा रहा है, होता है। अब चलिए एम्फैटिक सेंटेंस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस। क्या है, एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक। तो फ्यूचर टेंस की किसी भी कांड में, किसी भी कांड की बात हो रही आल कांड, किसी भी कांड में अगर सेंटेंस से निम्नलिखित बातों का बोध होता है तो सेंटेंस ऑर्डनरी से बदल करके एम्फैटिक बन जाता है। वह कौन कौन है जी बात है। तो एम्फैटिक सेंटेंस डिनोट्स, ठीक, एम्फैटिक सेंटेंस डिनोट्स। अब ये एम्फैटिक सेंटेंस किन बातों को डिनोट करता है, नोट कर लीजिए। ये किसको जी, कमांड को, कमांड ऑर्डर को, कमांड ऑर्डर को, ठीक। ये पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं आप, कमांड ऑर्डर को। इसके बाद भैया बोलिए प्रॉमिस को, उसके बाद भैया डिटरमिनर को, किसको, डिटरमिनर को। इसमें आप अन जोड़ करके फर्म डिटरमिनर नहीं, सॉरी डिटरमिनेशन, हाँ डिटरमिनेशन को, इसका तो और जानते ही हैं। कमांड का मतलब क्या, आदेश या आज्ञा। प्रॉमिस जानते हैं। डिटरमिनेशन क्या होता है, निश्चय। फर्म डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय। क्या होता है, डिटरमिनेशन, फर्म डिटरमिनेशन। इसके बाद इसमें आता है भैया क्या, थ्रेट। क्या आता है, थ्रेट का मतलब धमकी। इसके बाद आता है आपका वार्निंग का मतलब चेतावनी, ठीक ना। तो खास बात ये है कि फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में अगर किसी सेंटेंस से इन बातों का बोध होता है, सेंटेंस ऑर्डनरी से चेंज हो जाता है, किसमें, एम्फैटिक में। तो क्या होता है कि जब हम शैल का प्रयोग ऑर्डनरी में करते हैं आईवी के साथ तो वो पलट जाता है, एआरएस के साथ हो जाता है। इसी तरह विल हम एआरएस के साथ करते हैं तो वो पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, आईवी के साथ हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए बहुत लोग शैल और विल को एक साथ पढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल है कि जो चीज़ें डिफर करती हैं उसको कैसे बताओगे, इसलिए हमने सोचा अलग अलग वीडियो बनाने की। और एक भी बनाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यही लंबी हो रही है भैया, अब जल्दी करें हम, ठीक है। हाँ? तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इम्पैरेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनेगा। क्या बनेगा जी, एक्टिव लिखे थे ना, एक्टिव सेंटेंस लिखे थे ना, तो यहाँ भी एक्टिव से पैसिव, लेकिन तो ये टेंस में बनेगा, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल हम देते हैं, देखिए हम कहते हैं कि ही शैल बी अ डॉक्टर, ठीक। अब क्या हुआ, वह चिकित्सा। अब यहाँ देना जरूरी है, क्या जी, हिंदी देना जरूरी है। वह चिकित्सा का अवश्य बनेगा, अवश्य कहीं बनेगा। तो अवश्य बनेगा हमने लिख दिया, देखिए अवश्य बनेगा। तो सेंटेंस क्या हो गया, एम्पैरेटिव हुआ, बोलिए अवश्य लग गया, अवश्य। लेकिन ये
डिटर्मिनेशन को। किसको जी? डिटर्मिनेशन। अब मैं बता दे रहा हूँ डिटर्मिनेशन और फॉर्मल डिटर्मिनेशन जब आप निश्चय की बात थर्ड पर्सन के लिए करोगे, सेकंड पर्सन के लिए, तो वो होगा डिटर्मिनेशन, और अपने लिए करोगे ना तो वो होगा फॉर्मल डिटर्मिनेशन। क्योंकि अपने में 100% की गारंटी होगी और दूसरे में पता नहीं भैया उसका डिटर्मिनेशन कितना मजबूत है। ये दूसरे के लिए क्या है बोलो? डिटर्मिनेशन बोलो, है कि नहीं? ठीक। और टेंस क्या है भैया? टेंस क्या है? अरे क्रिया भी का प्रयोग है यार, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस समझ गए कि नहीं? अब चलो हम कह रहे हैं कि यहां पर देखो, यू शैल, ठीक ना? यू शैल डू दिस वर्क, जानते हो क्या हो गया? कमांड सेंटेंस। क्या हो गया? कमांड सेंटेंस। अब टेंस क्या है भैया? फ्यूचर। हाँ, पहले तो सेंटेंस तो सब एक्टिव हो रहा है ना। सेंटेंस क्या हो रहा है? सब एक्टिव हो रहा है, यहाँ भी एक्टिव और यहाँ भी एक्टिव। ठीक, एक्टिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंस। टेंस कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है भैया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा हम फास्ट लिख रहे हैं भैया, फास्ट नहीं लिखेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, समझ जाओगे ना? हाँ, अरे ऐसा स्टूडेंट समझ रहे हैं नहीं? बता ना। हाँ, बार टेंशंस की स्पेलिंग मेरे ये सब तो लिख ही लोगे। चलो अब देखो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और कमांड है, इसका मतलब इम्पेरेटिव है, और यहाँ पर क्रिया हमारी क्या है बोलो? ट्रांसिटिव है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि इसका पैसिव बनेगा। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव है तो ARS के साथ क्या लगेगा? शैल। और सेंटेंस इम्पेरेटिव के IV के साथ क्या लगेगा? विल। तो यहाँ ARS में ये भी बैठा है और ARS में ये भी बैठा है, तो इसके साथ भी शैल लगेगा। कहीं गलती से भी लगाए तो हो गए फेल। तो अब बताओ भैया क्या हुआ? दिस वर्क। अब यहाँ क्या आ जाएगा? शैल। स्ट्रक्चर फर्स्ट है कि नहीं एक्टिव? तो इसको सेकेंड में थोड़े ले जाओगे, अरे पैसिव के फर्स्ट में रखो ना। तो यहाँ क्या कर दिया? बी। अब बी के बाद डू का क्या कर दिया? डन। और उसके बाद बाई, बोलो जी, बाई यू क्या हो गया? बाई एजेंट। यू का कहा जाएगा? एजेंट। यहाँ का यू नॉमिनेटिव केस, यहाँ का यू नॉमिनेटिव केस, और यहाँ का ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए तो ये कहा जाएगा बाई एजेंट। कभी भी भूल करके बाई ऑब्जेक्ट मत कहना। केस ऑब्जेक्टिव होती है ना कि वो ऑब्जेक्ट होता है। केस ऑब्जेक्टिव होती है ना कि यह ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो क्रिया का अभी भी काम इसी के द्वारा हो रहा है। इसका अनुवाद होगा कि क्या जी? कमांड कर रहा है, तुम इस काम को करोगे। आज्ञा दे रहा, तुम इस काम को करोगे। अब यहाँ क्या होगा? यह काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, यह काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। तो कमांड तो दोनों जगह है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया भैया? पैसिव। ठीक। तो इम्पेरेटिव में इसी तरह से आप क्या कंटीन्यूअस में जाओगे तो वहां भी इम्पेरेटिव क्या जी? अब जैसे हम कहते हैं कि दे शैल बी डूइंग दैट, ठीक ना? अब देखो एक्टिव है, बोलो एक्टिव है, और एक्टिव है सेंटेंस। तो एक्टिव है सेंटेंस। अच्छा, टेंस क्या हमारा है? बोलो, यहाँ भी डिटर्मिनेशन है हमारे द्वारा। वे अवश्य चोरी करते रहेंगे। लो, इतना कॉन्फिडेंट है मुझे, मैं कह रहा हूँ कि वैसे चोरी करते रहेंगे, अवश्य चोरी करते रहेंगे। यानी ये
डिटर, बोलो, उनके लिए, मेरे तरफ से नहीं, मेरा रहता खुद का तो फर्म डिटर्मिनेशन। अब यहाँ का जी डिटर्मिनेशन है, तो डिटर्मिनेशन टेंस हमारा क्या है, बोलो, टेंस हमारा क्या है, टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम परफेक्ट में चलते हैं, ठीक, इसमें तो भैया बनेगा नहीं पैसे, ठीक ना। अब चलते हैं फ्यूचर में, परफेक्ट में, तो क्या ये he said, ठीक ना, he said, देखिए he said have, ठीक ना, he said have reached home, ठीक ना, क्या he shall have reached home by this time, क्या हुआ, बोले एक्टिव की पैसिव, अरे भैया एक्टिव, ठीक, फिर डिटर्मिनेशन क्या हो, फर्स्ट पार्टिसिपल बोला तो लिखने में चुक गया, हाँ रेस्ट होम, ओके। अब चलिए भैया, He shall have reached home by this time, वह अब तक घर अवश्य पहुंच गया होगा, पहुंच चुका होगा, एक्टिव सेंटेंस क्या है, बोले डिटर्मिनेशन, क्या है डिटर्मिनेशन, ठीक, डिटर्मिनेशन। अब टेंस क्या है हमारा, बोले फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तो बनता है पैसिव, बोलिए बनेगा नहीं बनेगा, क्रिया क्या है इंट्रांसिटिव, तो क्रिया इंट्रांसिटिव है तो पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन एक्टिव है तो बनेगा ना, ठीक। अब चलिए एक्टिव क्या है, he shall have, ठीक, finished his वर्क, ठीक ना, वह अपना कार्य अवश्य पूर्ण कर चुका होगा, he shall have finished, है ना। ये क्या हुआ, टेंस वही है, हम रख रहे हैं सेम, पहचान जाएंगे आप, एक्टिव हुआ, यहाँ भी डिटर्मिनेशन है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये है आपका सब्जेक्ट, हीज, ठीक ना, वर्क। अब गलती से हाँ अगर बीट लगाए तो गलत हो जाओगे, तो क्या करो, शैल, यहाँ है लगा है, तो इसका मतलब एक्टिव का दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक ना, पहली वीडियो में जाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, पूरा हमने वहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर ही दे दिया है, तो सेम वही चीज़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल के साथ पूरा स्ट्रक्चर ही दे दिया, तो हिज वर्क शैल हैव बीन, अब क्या दे भैया, फिनिश्ड, क्या करोगे, फिनिश्ड, ठीक ना, बाई, बोलो पैसिव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब चलो हम कहते हैं कि दे शैल, ठीक ना, दे शैल हैव बीन, ठीक ना, दे शैल हैव बीन हेल्पिंग मी, क्या लिखा, वे लोग मेरी सहायता करते हुए रहेंगे, वे लोग मेरी सहायता करते रहेंगे, करते हुए रहेंगे, बताओ डिटर्मिनेशन है ना, किसका जी।
अपने लिए डिटर्मिनेशन, इसको क्या कह सकते हो? फर्म डिटर्मिनेशन। क्या कह सकते हो? हाँ, फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, इस तरह से ये टेंस क्या है? पहली बात की एक्टिव, पहली बात की एक्टिव, दूसरी बात की टेंस क्या है? बोलो, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है जी, टेंस। तो इस तरह से हमने पूरा बता दिया, कंपेयर कर दिया। अब आपको कुछ और सेंटेंस, अभी 2 रूल्स और हमें पहचान लो जी। हाँ, लगेगा टाइम, इसीलिए तो मैंने अलग किया। पता नहीं कैसे सैलरी की अकेडमी पढ़ा देते हैं 2 मिनट 10 मिनट, इसका मतलब क्या देते हैं? मजाक। ठीक है जी, आपको क्या मिलता है वीडियो देखने के बदले में? मजाक। लेकिन यहाँ तो मिलता है मैटर। ठीक है ना, हम कहते हैं कुछ, अब टेंस तो पहचान गए हो, टेंस का नाम नहीं लिखेंगे। क्या जी, हम कहते हैं क्या जी? यू शैल, यू शैल क्या जी? है, यू शैल हैव योर शेयर, योर शेयर। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। अब टेंस पहचाना ना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। ठीक ना, अब देखो इसी में अगर हम गेट कर देते हैं, अवश्य मिलेगा, अवश्य लगाओ या ना लगाओ, इसमें तो वादा हो गया ना। बोलो, प्रॉमिस। क्या हो गया? प्रॉमिस। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, शैल का प्रयोग यहाँ पर गेट का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? गेट। योर, बोलो, शेयर। क्या तुम तुम्हारा हिस्सा प्राप्त करोगे? तो तुम तुम्हारा हिस्सा प्राप्त करोगे। ये भी क्या है जी? प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस दिया कि तुम्हें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हैव का प्रयोग किया और यहाँ पर गेट का प्रयोग किया। जानते हो ये टेंस क्या है? ये है तुम्हारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, बड़ी कमाल की चीज। और ये है तुम्हारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर, अरे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, बड़ा अंतर है ना। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस क्यों? ये है तुम्हारा क्या? एक्शन वर्ब। जाओ एक्शन वर्ब, कहाँ जाओगे? अरे जाना है वर्ब के चैप्टर में, मेरी वीडियो पूरा देख जाओ। और ये है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब का टू है। तो ये प्रॉमिस हो गया। अब चलो कुछ और बात, हम कहते हैं कि ही शैल, he shall teach, he shall teach a lesson, lesson to you, वह तुम्हें सबक सिखाएगा, वह तुम्हें सबक सिखाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? थ्रेट। क्या हो गया भैया? थ्रेट। बोलो, हो गया थ्रेट। हम कहते हैं कि यू, हम क्या कहते हैं? बोलो, यू शैल नॉट, ठीक है, मेक। हम कहते हैं कि यू शैल, निगेटिव भी आ सकता है, प्रोड्यूसर भी आ सकता है। यू शैल नॉट मेक, ठीक ना, सच अ मिस्टेक। क्या है? मिस्टेक अगेन। तुम दोबारा यह गलती नहीं करोगे, तुम दोबारा यह गलती नहीं करोगे। यानी कमांड सेंटेंस का उल्टा क्या? नेगेटिव कमांड, अर्थात प्रोहिबिशन। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वीडियो आएगी, इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल पर, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये क्या हो गया भैया? वार्निंग। क्या हो गया? वार्निंग। इस तरह से क्या हुआ? रूल 2 समाप्त होता है। अब हम रूल 3 पर आते हैं। किस पर आते हैं? रूल 3 पर। चलिए देखिए, रूल 3 क्या कहता है? तो रूल 3 कहता है शैल।
शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग किसके साथ? आयानिक वी के साथ, आयानिक वी के साथ, ठीक ना। पोलाइट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक ना। पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने, व्यक्त नहीं, व्यक्त करने के लिए भी होता है, होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखिए पोलाइट मौखिक सुन लीजिए, ठीक ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में सब पढ़ा देंगे, बता देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा होता है। कैसा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा, यानी शैल से ही वाक्य शुरू होगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब, अर्थात मॉडल वर्ब। शैल से शुरू होगा सेंटेंस, लास्ट में मार्क का इंट्रोगेशन रहेगा, परंतु भाव रिक्वेस्ट का रहेगा। भाव किसका रहेगा? रिक्वेस्ट का। तो सीधे इसको हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी में क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक ना। तो पढ़ने वालों के तो मज़ा है, लेकिन बाकी जो देखने वाले हैं ना, मूर्ख लोग देखेंगे इतनी बड़ी वीडियो तो खोलेंगे ही नहीं। तो शायद देखो भैया, शायद लिखो और ठीक ना, तो एक के साथ बनाते हैं, आई के साथ ही बना देते हैं, वी के साथ ही बन सकता है। शायद आई यूज क्या भैया, योर क्या मोबाइल, मोबाइल मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक ना। ये क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या ना भैया। अब चलिए यहाँ पर हम कहते हैं क्या हुआ, क्या मैं आपका मोबाइल, क्या मैं आप का मैं मोबाइल प्रयोग करूं? क्या देखिए, क्या मैं आप का करी मोबाइल, मोबाइल, भाई मोबाइल को मोबाइल लिख दो चलेगा है। क्या मैं आपका मोबाइल करी प्रयोग करूं, ये बनेगा करूं। तो सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव, लेकिन भाव क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब जानते हैं ना, क्या? विनम्र निवेदन। क्या होता है? विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, निवेदन, ठीक ना। विनम्र निवेदन, तो ये विनम्र निवेदन किया गया। अब हम कहते हैं कि शायद भी यूज करी योर कार, यहाँ क्या हो जाए, क्या हम आपकी कार का प्रयोग करें, अरे थोड़ा सा हम लोग भी आपके कार में बैठ कर मजा ले लें। ये है पोलाइट रिक्वेस्ट, समझे भैया। तो शैल का प्रयोग। अब चलिए, अब आता है बारी फिर इम्पोर्टेंट रूल 4 का। अब रूल 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। रूल 4 क्या कहता है, तो इसमें विशेष स्ट्रक्चर है। इसमें आई और बी, उसके बाद यहाँ होगा शैल, उसके बाद यहाँ होगा है, इसके बाद यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ होगा बेयर इन्फिनिटी। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटी। क्या होगा? बेयर इन्फिनिटी। समझे भैया? क्या होगा? बेयर इन्फिनिटी। अब चलिए इक्वल टू, क्या हो जाएगा? इक्वल टू, ठीक। इक्वल टू, फिर हम वही उतारेंगे आई वी, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेल, और यहाँ पर इसके स्थान पर हो जाएगा लाइफ। ध्यान दीजिएगा, और जो अर्थ लाइक देगा वही अर्थ हाइट देगा। जो अर्थ लाइक मीन्स क्या? चाहना, पसंद करना या चाहना।
यहाँ पर चाहना अर्थ होगा। क्या होगा बोलिए, चाहना। तो लाइक इक्वल टू हैव हो जाएगा। अब आगे फर्क क्या पड़ेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये बेयर इंफिनिटिव में चेंज हो जाएगा, बेयर इंफिनिटिव में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बना आपका स्ट्रक्चर। क्या बना भैया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक एक हो गया, रुक जाइए, एक मॉडल नीचे मिल जाएगा। हाँ, ये हम मॉडल भी चेंज हो जाएगा, है क्या डालने में हम भी डाले तो मॉडल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक खास स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत गजब का है, यानी रोल नंबर 4 सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी 1 2 3 तो सब जानते हैं, सब पढ़ाते हैं। पूरा सेल का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो इक्वल टू हमने मारा तो सेल के जगह उड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। हैव की जगह लाइक आ गया। अब इसके बाद बेयर इंफिनिटिव चेंज हो गया इंफिनिटिव में, और ऑब्जेक्ट का स्थान देखिए, ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज हो गया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका आया। और हैव का अर्थ क्या है, लाइक। तो कुछ एग्जाम्पल लेंगे तभी तो समझ में आएगा, फिर मैं देता हूँ। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है ना। देखिए मैं कहता हूँ कि आई शैल, मैं कहता हूँ कि आई शैल है, पहले में आई शैल है, उसके बाद यहाँ लगाता हूँ और इसके बाद यहाँ लगाता हूँ रिमेम्बर, क्या लगाता हूँ रिमेम्बर। ठीक, तब जानते हैं, अगर इस स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो मामला फंस जाएगा। ये कौन सा टेंस है भैया, हैं कौन सा टेंस है, तो सवाल तो उठ ही रहा। जब लाइक का ये है इक्वल टू लाइक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, है इस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो है इक्वल टू लाइक, यानी यहाँ पर लाइक क्या है, यहाँ पर है क्या है, लाइक की मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, हुआ कि नहीं। अब चलिए, अब इसके स्थान पर, आप इसके स्थान पर क्या करने जा रहे हो, तुम जो है आई शायद के स्थान पर वुड लगा रहे हो, और वुड के बाद तुम लाइक लगा रहे हो, और लाइक के बाद इसको क्या कर रहे हो, इंफिनिटिव में चेंज कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो, इंफिनिटिव में चेंज कर दे रहे हो, और यू को उठा करके यहाँ लगा दे रहे हो, समझे भैया। अब चलो, तो मॉडल वुड, अब सवाल ये उठता है कि कौन सा टेंस है। तो ये मॉडल वुड, ये देखो शहर जो क्या होता है, खुद में क्या, खुद में क्या है, फ्यूचर फॉर्म भी है, प्रेजेंट फॉर्म भी है, फ्यूचर फॉर्म भी है, प्रेजेंट फॉर्म भी है। अब यहाँ क्या करोगे, ये पास्ट फॉर्म है, यानी क्या है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है, अगर पास्ट टेंस मॉडल में है, इसके बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा, तो जानते हो ये तो टेंस अगर खोजोगे, तो टेंस खोजोगे तो ये पास्ट क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब सवाल उठता है कि पास्ट इंडेफिनिट इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो सकता है, उठ गया ना सवाल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी मॉडल, किसी भी मॉडल का पास्ट टाइम नहीं होता है कोई, ठीक ना। मॉडल्स कुल 13 होते हैं, ठीक, और कोई भी मॉडल संख्या में सिर्फ और सिर्फ एक होता है, यानी वुड भी अकेले में एक है।
विल का पास टाइम नहीं है। ये सब चीज़ें कब पढ़ाया जाता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तब। तो इस तरह से तो भैया ये हो गया, इक्वल नहीं होना चाहिए मीनिंग, लेकिन इक्वल मीनिंग होगी। ये खुद में पास्ट टेंस है, इक्वल मीनिंग होगी, क्योंकि ये क्या स्पोकन सेंटेंस आ गया, ठीक ना। क्या भैया, मैं आपको क्या याद करना चाहूँगा, मैं आपको याद करना चाहूँगा। मैं अरे ये देखो, ये वाली मीनिंग उतारना, ठीक ना, ठीक ना। चाहे ये वाली कोई बात नहीं, अगर ये उतारते हो तो लाइन बैठा देना यहाँ पर, देख सैड वाला अर्थ लेना। क्या मैं आप को याद करना, धातु प्लस ना, देख रहे हो ना, ठीक ना। चाहे यहाँ चाहे वहाँ, कोई फर्क नहीं। यहाँ क्या है, इन्फिनिटी, देख ही रहे हो, स्ट्रक्चर दे ही दिया है, इन्फिनिटी। और यहाँ क्या है, बोलो, वेयर इन्फिनिटी, ठीक ना। तो धातु प्लस ना तो दोनों में आएगा ना, है धातु प्लस ना, धातु प्लस ना तो दोनों जगह में आएगा भैया, धातु प्लस ना यार। अब जल्दी जल्दी में जो है टाइम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको याद करना चाहूँगा, मैं आपको याद करना चाहूँगा, मैं आपको याद करना चाहूँगा, यही एक अर्थ आएगा, ठीक ना। मैं आपको याद करना, समझ गया कि नहीं। तो इस स्ट्रक्चर में सवाल ये उठता है कि क्या शायद आपने और किसी के साथ हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही होगा, शायद का। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, शायद का। अब इस स्ट्रक्चर में और एक नई बात बता रहा हूँ, आगे मैंने और रूट पढ़ाऊंगा तो आएगा। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम सब्जेक्ट एआरएस कर देंगे, एआरएस कर देंगे, तो यहाँ सेल की जगह क्या हो जाएगा, विल, लेकिन यहाँ पर वुड ही रहेगा। क्या रहेगा, वुड ही रहेगा, समझे भैया। अगर हम यहाँ पर बोलो इस स्ट्रक्चर में एआरएस कर देते हैं, एआरएस का मतलब समझे, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट, ई सी कर दिया, अरे तो आएगा नहीं इसमें यार, पर्सन आएगा, ई कर लिया, सी कर लिया, दे कर लिया, यू कर लिया, तो यहाँ हो जाएगा विल, ठीक। अब यहाँ नहीं परिवर्तन होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ परिवर्तन होगा, एआरएस, यानी यहाँ पर एआरएस कर दो, शैल को विल कर दो, यहाँ एआरएस सेम जो यहाँ यूज किए हो यहाँ यूज कर दो, लेकिन इसको मत बदलना कभी भी नहीं, नेवर। एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शैल का हो गया पोस्टमार्टम, शैल का प्रयोग पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में बस 4 रूल्स के अंतर्गत निहित हैं। इस तरह से 1 बाय 1 ही मैं मैटर दे पाऊंगा, जो मेरी शैली है 2 मिनट 1 मिनट में संभव नहीं है। थैंक यू।